गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। कंपनी लॉ की आज हमारी क्लास नंबर 4 है। हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चों, जिसका नाम है चैप्टर 3। हम अपना नया स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी। लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी, ठीक है ना। इस वाले चैप्टर में जो हम बात करेंगे कि कंपनी होता क्या है, कंपनी की डेफिनेशन क्या है कंपनीज एक्ट में, कंपनी के फीचर्स करेक्टरिस्टिक क्या हैं, फीचर्स। हम इसमें ये बेनिफिट क्या होते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के, बेनिफिट, तो हम ये डिस्कस करके यहाँ पर चलेंगे। अगर मैं बात करूँ लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी की, लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी बच्चों, जो कंपनी जो है उसको इनकॉर्पोरेट किया जाता है हैज़ पर लॉ। कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है हैज़ पर लॉ। तो हैज़ पर लॉ कंपनी एक जो है लीगल क्या है, एंटिटी है। क्या है? लीगल एंटिटी है। कंपनी एक लीगल एंटिटी है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन है जिसकी जो है अपनी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होके यहाँ पर चलती है। सेपरेट लीगल एंटिटी होके यहाँ पर चलती है, ये कंपनीज एक्ट में बताया गया है। सेपरेट लीगल एंटिटी होके यहाँ पर चलती है। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। कंपनी की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है। कंपनी की जो लाइफ है वो इनफाइनाइट है, मतलब परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनी एक्ट कहता है कि कंपनी को बनाया भी हैज़ पर लॉ जाता है और उसको बाद में वाइंड अप कर किया भी एज़ पर लॉ ही जाता है। एज़ पर लॉ एक प्रॉपर जो प्रोसीजर्स फॉलो करना होता है वो करके ही कंपनी को क्या किया जा सकता है, वाइंड अप किया जा सकता है। तो यही हमारा चैप्टर है। यही हमारा चैप्टर है कि इसमें हम पढ़ेंगे कि कंपनी होता क्या है, कंपनी के डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, और क्या कंपनी सिटीजन है या नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये वाला डिस्कस इस वाले चैप्टर में करके यहाँ पर चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है व्हाट इज़ कंपनी। चैप्टर नंबर 3 हमारा है द लीगल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो हम इसमें अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपनी होता क्या है। देखो, जो वर्ड कंपनी है वो लैटिन भाषा से आया है, जो दो वर्ड से मिलके बना है, एक कम एक पनिस। कम और पनिस। कम मतलब साथ में, विद। पनिस मतलब ब्रेड। ब्रेड मतलब खाना, ठीक है ना। साथ में बैठ के मिल के क्या करना, साथ में बैठ के खाना खाना, ये पुराना वर्ड था। दिस इज द ओल्ड। पुराने टाइम में इसको, कंपनी को इस तरह से कहा जाता था। बट क्या है, एज पर लॉ में बात करूँ, कंपनी जो है एक लीगल पर्सन है। कंपनी की अपनी क्या होती है, एक लीगल पर्सनैलिटी होती है जो कि डिफरेंट होती है फ्रॉम इट्स मेंबर। इसको बॉडी कॉर्पोरेट भी कहा जाता है, ठीक है ना। इट इज़ कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज द पर्सन comprising it are made into one body by incorporating it according to the law and clothing it with a legal personality। कि मतलब इसको हैज़ पर लॉ इनकॉर्पोरेट किया जाता है और इसकी अपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होकर पर चलती है। कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 क्लोज 20। कंपनीज एक्ट में जो डेफिनेशन है
वो सेक्शन 2 क्लोज 20 में कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। कंपनी की डेफिनेशन क्या है? एज पर 2 क्लोज 20 कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस लॉ मतलब कंपनीज एक्ट 2030 या कोई भी प्रीवियस कंपनी लॉ में अगर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको क्या कहते हैं? कंपनी कहते हैं। इन कॉमन लॉ अगर बात करें, कंपनी की एक क्या है? लीगल पर्सन है, लीगल एंटिटी है, सेपरेट है, जो क्या कर सकती है, जिसका अपना एक क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होके यहाँ पर चलता है, जिसका अपना एक पर क्या होता है? परपेचुअल सक्सेशन होके यहाँ पर चलता है। लीगल स्टेटस ऑफ कंपनी, लीगल स्टेटस की बात करूँ तो कंपनी एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। क्योंकि आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या है कि कंपनी जो एक कॉरपोरेट बॉडी है जिसको एज पर लॉ इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एज पर लॉ इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ये नेचुरल पर्सन तो नहीं है, लेकिन अंडर द कंपनीज एक्ट इसको कुछ राइट्स, इसको कुछ ड्यूटीज़, इसको कुछ फंक्शन, इसको कुछ ऑब्लिगेशन मिलती है जिससे ये वो सारे काम कर सकती है जिससे एक नेचुरल पर्सन कर सकता है। बट कुछ पर्सनल काम को छोड़ के, जैसे शादी कंपनी नहीं कर सकती, डिवोर्स कंपनी का नहीं हो सकता, या फिर कंपनी वोट नहीं कर सकती इलेक्शंस में, तो ये क्या है? एज पर लॉ एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है। On incorporation, the company acquired a separate legal entity status different from and independent of its member. Unlike a partnership which has no separate existence from its partner, a company has a separate corporate existence. It is different from the member who can constitute it. तो सबसे बड़ा जो बेनिफिट होता है एक मेंबर को, जो बंदा इसको इनकॉर्पोरेट करता है, तो वो सबसे बड़ा एडवांटेज क्या देखता है कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी का और एक लिमिटेड लाइबिलिटी। तो सबसे बड़े जो एडवांटेजेस हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के, वो कौन कौन से हैं? वो हैं सेपरेट लीगल एंटिटी और लिमिटेड लाइबिलिटी। एक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के ये क्या है? सबसे बड़े एडवांटेज हैं। उसके बाद बात करते हैं करेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ कंपनी। करेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ कंपनी की कंपनी के करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जो फीचर है कॉरपोरेट पर्सनैलिटी का, कंपनी की क्या होती है? कॉरपोरेट पर्सनैलिटी होती है, क्योंकि कंपनी जो है अंडर द कंपनीज एक्ट क्या होती है? इनकॉर्पोरेट होती है, तो उसकी एक अपनी कॉरपोरेट पर्सनैलिटी होती है। नंबर 2, कंपनी का एक परपेचुअल सक्सेशन होता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब इनफाइनाइट लाइफ, कि जब तक कंपनी को एज पर लॉ वाइंड अप ना किया जाए तब तक कंपनी की लाइफ कंपनी चलती रहेगी। कंपनी की क्या है? सेपरेट प्रॉपर्टी, कि कंपनी अपने नाम से क्या कर सकती है? कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड कर सकती है, लीगली वो अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करके यहाँ पर चल सकती है। फोर्थ फीचर क्या है? ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। जो कंपनी के शेयर्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं, वो ट्रांसफ़र होकर यहाँ पर चलते हैं वन पर्सन टू अनदर पर्सन। कैपेसिटी टू शू एंड बी शू, कि मतलब ये वाला पॉइंट जो है कि कंपनी अपने नाम से किसी की भी अंगेंस्ट क्या कर सकती है? केस फाइल कर सकती है, या कोई भी पर्सन कंपनी के अंगेंस्ट उसके नाम से केस फाइल करके यहाँ पर चल सकता है। तो पहला फीचर हम डिस्कस करते हैं ब्रीफली, कॉरपोरेट पर्सनैलिटी का। कॉरपोरेट पर्सनैलिटी क्या होता है? कॉरपोरेट पर्सनैलिटी वो डिस्कस करके यहाँ पर चलते हैं। नंबर वन, इट बियर इट इज़ ओन नेम एंड एक्ट देयर अंडर। मतलब क्या है? कंपनी का जो क्या होता है? अपना एक नाम होता है और कंपनी अपने नाम से काम करके यहाँ पर चल सकती है। दूसरा क्या है? इट इज़ एसेट्स आर सेपरेट एंड डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर। अब जो इसकी सेपरेट वो होती हैं, एक पर्सनैलिटी होती है जो ये एसेट्स होल्ड करती हैं, वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं इसके मेंबर से। थर्ड वाला पॉइंट क्या है? इट इज़ अ डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द मेंबर हु कंपोज इट, कि मतलब इसकी पर्सनैलिटी जो है सेपरेट होती है मेंबर से। 4 पॉइंट क्या है? इट कैन इंकर डेट, बोरो मनी, हैव अ बैंक अकाउंट, एम्प्लॉय पीपल, एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट एंड कैन शू एंड बी शू। कि मतलब क्या है कि जब ये एक आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, जब ये लीगल पर्सन है, तो लीगली वे ये सारे काम कर सकती है।
ये डेट ले सकती है, बोरिंग कर सकती है मनी से, अपना इसका बैंक अकाउंट हो सकता है, अपने अंडर लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती है, या फिर कोई भी केस अपने नाम से फाइल कर सकती है। तो ये सारे कंपनी के क्या होते हैं, एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के अंडर फीचर्स होके यहाँ पर चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट है इट इज़ कैपेबल ऑफ ओनिंग प्रॉपर्टी की, मतलब क्या है, ये अपने नाम से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करके यहाँ पर चल सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड करके यहाँ पर चल सकती है। तो इसी कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी को देखते हुए केस लो था, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस लो है ये, द केस ऑफ सुलेमन वर्सेस सुलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्या है द केस ऑफ सुलेमन वर्सेस सुलेमन एंड कंपनी लिमिटेड। इस केस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जो सुलेमन था वो बूट मैन्युफैक्चरर का, लेदर मर्चेंट का बिजनेसमैन था, वो बहुत बड़ा वो बूट मैन्युफैक्चर का बिजनेस करता था। बाद में उसने क्या किया, एक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली और कंपनी में अपने आप को, अपनी वाइफ को, अपनी बेटी को और 4 बेटों को क्या कर दिया, शेयर होल्डर बना दिया। सबके पास एक एक शेयर सबने सब्सक्राइब किया और उसकी वैल्यू जो थी 7 रुपये थी, ठीक है ना, उस टाइम पे। सुलेमन सोल्ड हिज बिजनेस टू द कंपनी फॉर्म बाय हिम फॉर द सम ऑफ 38,782 rupees. The company, his nominal capital was 40,000 in 1 rupee share. In part payment of the purchase money for the business sold to the company, debenture of amount 10,000 secured by a floating charge on the company's assets were issued to the Solomon, who also apply for and receive an allotment of 20,000 रुपीज़ 1 फुली पेड अप शेयर। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, उसने क्या किया, अपना सारे का सारा बिजनेस जो था किसको सोल्ड कर दिया, कंपनी को सोल्ड कर दिया। उसने अपना सारा बिजनेस जो था कंपनी को सोल्ड कर दिया, जिसकी वैल्यू थी 38,000 की, अप्रोक्सी 38,000 की, और कंपनी की जो कैपिटल थी वो 40,000 की कैपिटल थी। 40,000 की क्या थी, कैपिटल थी। पार्ट पेमेंट में, इन पार्ट पेमेंट ऑफ द परचेज मनी फॉर द बिजनेस सोल्ड टू द कंपनी, उसने क्या किया, डिबेंचर्स जो थे कंपनी से परचेज कर लिए। क्या थे, डिबेंचर्स ऑफ 10,000 सिक्योर्ड बाय अ फ्लोटिंग चार्ज ऑन द कंपनीज एसेट्स वर इशू टू द सोलेमन, हु ऑल्सो अप्लाई फॉर एंड रिसीव अ अलॉटमेंट ऑफ 20,000 रुपीज़ 1 फुली पेड अप शेयर्स। उसको क्या मिला, 20,000 शेयर्स भी उसको मिले। उसने अप्लाई किया और रिसीव किया 20,000 शेयर। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 8,782 वाज पेड टू सोलेमन इन कैश। और जो रिमेनिंग बैलेंस था उसको, जो 8,000, मतलब उसने अपना बिजनेस कंपनी को बेचा 38,000 में उसने जो उसमें उसको क्या मिला, 10,000 के डिबेंचर मिले, 20,000 उसको शेयर्स मिले, और उसके बाद रिमेनिंग उसको कैश मिला। ये मिला। द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 8,782 was paid to the Suleiman in cash. Suleiman was the managing director and the 2 of his sons were the one other director. The company soon ran into difficulty and the debenture holder appointed a receiver and the company went into liquidation. The total asset of the company amounted to 6,050 rupees. ठीक है ना। Its liability was 10,000. Secured by the debenture, 8,000 owing to unsecured trade creditors who claimed the whole of the company. His assets of rupees 6,050 on the ground that the company was mere allies or agent of Solomon. They were entitled to payment of their debt in priority to debenture. They further pledged that Solomon, as a principal beneficiary, was ultimately responsible for the debt incurred by his agent or a trustee in this behalf. तो मतलब क्या था कि जो सुलेमन था, सुलेमन एक बूट मैन्युफैक्चरर था, उसने क्या किया, कंपनी फॉर्म कर ली। कंपनी फॉर्म करने के बाद उसने अपना बिजनेस कंपनी को बेच दिया और इन रिटर्न जो कंसिडरेशन था, कंसिडरेशन में उसको 10,000 रुपये के डिबेंचर मिले, 20,000 रुपये के इक्विटी शेयर मिले, और बाकी जो रिमेनिंग था उसको क्या मिला, कैश मिला। ठीक है ना।
बाद में क्या हुआ, कंपनी जो है लॉस होने लग गया, कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, ठीक है ना। तो उसमें क्या था, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर थे उन्होंने क्लेम किया कि भाई प्रायोरिटी जो है, जो कंपनी की एसेट बिकेगी पहले प्रायोरिटी हमें मिलनी चाहिए, क्योंकि जो सुलेमान है वो सिर्फ क्या है, बेनिफिशियरी है। सुलेमान का कंपनी पे कंट्रोल है, सुलेमान जो है वही सुलेमान ही कंपनी चलाता है, ठीक है ना। तो इसमें हमें प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, सुलेमान उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। बट बाद में क्या हुआ, कोर्ट ने बोला कि जो कंपनी है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी है एक सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी के जो मेंबर हैं वो उससे अलग हैं, कंपनी के मेंबर जो हैं कंपनी से अलग हैं। तो इस केस में सुलेमान को फर्स्ट प्रायोरिटी दी गई, उसका एज ए सिक्योर्ड डिबेंचर जो था उसने ले रखे थे उसमें उसको क्या मिली, प्रायोरिटी मिली। और एज पर सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप्ट की वजह से उसको पहले प्रायोरिटी में दिया गया। तो ये वाला जो डिसाइडेड केस था, द केस ऑफ सुलेमान वर्सेस सुलेमान, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो आप इसको पढ़ के यहाँ पर चलना। तो ऐसे ही एक केस लो था, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, ली वर्सेस ली एयर फार्मिंग, ये भी क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी पर ही, सेपरेट लीगल एंटिटी पर ही क्या है, बेस्ड है। इन द केस ए कंपनी वाज फॉर्म फॉर द पर्पस ऑफ एरियल टॉप ड्रेसिंग ली, ए क्वालिफाइड पायलट हेल्ड ऑल but one of the share in the company, held all but one of the share in the company. He voted himself the managing director and got himself appointed by the articles as a chief pilot at a salary. He was killed in an air crash while working for the company. मतलब उसने क्या किया, वो शेयर होल्डर था, उसने खुद ही वोट करके अपने आप को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट कर लिया कंपनी में, चीफ पायलट वो बन गया और उसने अपनी सैलरी भी डिसाइड कर ली। हिज विडो क्लेम कंपनसेशन फॉर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड इन द कोर्स ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट। द कंपनी अपोज द क्लेम ऑन द ग्राउंड दैट ली वॉज नॉट अ वर्कर एज द सेम पर्सन कुड नॉट बी द एम्प्लॉयर एंड द एम्प्लॉई। द प्रीवियसी काउंसिल held that Lee and his company were different legal person which had entered into contractual relationship under which he became the chief pilot, a servant of the company. कोर्ट ने क्या किया, कोर्ट ने इस चीज़ को चैलेंज किया। कोर्ट ने बोला कि जो कंपनी है और जो ली है वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, क्या है, सेपरेट लीगल एंटिटी है। तो इस वजह से क्या है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट था उनके बीच में, कंपनी और उसके बीच में, जिसकी वजह से वो चीफ पायलट बना और वो कंपनी का क्या है, सर्वेंट है। इन हिज कैपेसिटी ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर ही कुड ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी गिव हिमसेल्फ ऑर्डर इन हिज अदर कैपेसिटी ऑफ पायलट एंड द रिलेशनशिप बिटवीन हिमसेल्फ एज अ पायलट एंड द कंपनी वाज दैट ऑफ सर्वेंट एंड मास्टर। Lee was a separate person from the company he formed and his widow was held entitled to get the compensation. मतलब इसमें वही बात है कि जो कंपनी थी और जो ली है वो दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट पर्सन है। तो इसमें ली को जो ली की विडो थी उसके पास राइट है कि वो कंपनसेशन ले, तो कोर्ट ने उसको ये ऑर्डर दे के यहाँ पर चला। तो यहाँ पर सेपरेट लीगल एंटिटी के जो है प्रॉपरली जो है कंसेप्ट है। उसके बाद क्या है, कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी जो है आर्टिफिशियल पर्सन है, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है, एज पर लॉ किया जाता है। और एज पर लॉ कंपनी एक लीगल पर्सन है, लीगल पर्सन मतलब डॉक्यूमेंट्स में वो पर्सन है, तो इसको आर्टिफिशियल पर्सन का नाम दिया जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन का नाम दिया जाता है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। उसके बाद क्या है, परपेचुअल सेसेशन। परपेचुअल सेसेशन क्या होता है कि कंपनी की जो लाइफ है इनफाइनाइट लाइफ है, कंपनी की जो लाइफ है इनफाइनाइट लाइफ है, मेंबर में कम मेंबर में गो, बट द कंपनी जो है वो गोज़ फॉर एवर, वो चलती रहेगी। तो कंपनी की जो लाइफ है वो क्या है, इनफाइनाइट लाइफ है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स की मैं बात करूँ, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर की मैं बात करूँ, सेक्शन 44 कहता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं किसी भी पर्सन को, ठीक है ना।
किसके अकॉर्डिंगली, उसके आर्टिकल में जो भी चीज़ मेंशन होगी रिगार्डिंग देयर ट्रांसफरेबिलिटी, जो भी प्रोविजंस होंगे उसके अकॉर्डिंगली क्या है, जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं। इफ़ इट्स आर्टिकल डज नॉट प्रोवाइड एनीथिंग फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर एंड द रेगुलेशन कंटेन इन द टेबल एफ, अगर आर्टिकल साइलेंट है इस चीज़ को लेके, आर्टिकल जो है साइलेंट है इस चीज़ को लेके, तो जो भी प्रोविजंस होंगे कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंगली अप्लाई होकर यहाँ पर चलेंगे। बट क्या है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ प्राइवेट कंपनी, however there are a restriction with respect to the transferability of share of a private company, even if share of a private company is in demat form, restriction by the article of the company shall be apply। क्या है कि आर्टिकल जो सेक्शन 2 क्लोज 68 की मैं बात करूँ, जो डेफिनेशन होती है प्राइवेट कंपनी की, वो कहते हैं उसके मतलब प्राइवेट कंपनी के आर्टिकल में कुछ रिस्ट्रिक्शंस, कुछ प्रोहिबिशन, कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो जो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। आर्टिकल में उसके रिगार्डिंग क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं। आप क्या है, रिस्ट्रिक्शंस हैं, तो आप वो ट्रांसफ़र नहीं हो, क्या पर चलते। कैपेसिटी टू शू एंड बी शू, कैपेसिटी टू शू एंड बी शू का मतलब क्या है कि कंपनी हैज़ अ लीगल पर्सन क्या कर सकती है, उसके पास राइट है अंडर द एक्ट कि वो अपने नाम से कोई भी केस फाइल कर सकती है, कोई भी केस किसी पर्सन के अगेंस्ट फाइल कर सकती है, कोई पर्सन कंपनी के अगेंस्ट कंपनी के नाम से केस फाइल करके यहाँ पर चल सकता है। उसके बाद क्या है, लीगल पर्सनैलिटी, कंपनी की एक अपनी क्या होती है, लीगल पर्सन लिमिटेड लायबिलिटी, सॉरी, कंपनी की अपनी जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के अंदर उनकी क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी हो के यहाँ पर चलती है। जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज एक बिजनेसमैन को, एक जो पर्सन है जो देखता है कंपनी के अंदर कि भाई क्यों वो बिजनेस एंटिटी एज अ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहा है, करना चाहता है, तो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है वो लिमिटेड लायबिलिटी का है, जो एक कंपनी में मेंबर को मिलके यहाँ पर चलता है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं कंपनी को रजिस्टर करने के, सबसे पहले है कि कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक लंबा प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ता है, लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं, है ना। उसके बाद क्या है, जो कंट्रोल है वो डाइवर्सिफाइड होता है। डाइवर्सिफाइड मतलब जो मेंबर्स और जो ओनरशिप होता है कंपनी की, दोनों अलग अलग होती हैं। कंपनी की जो मैनेजमेंट है, जो कंपनी के मैनेजमेंट है और जो कंपनी की ओनरशिप है वो दोनों क्या हैं, अलग अलग है। कंपनी की मैनेजमेंट जो होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हाथ में होती है और कंपनी की जो ओनरशिप होती है वो शेयर होल्डर के हाथ में होती है, तो इसलिए डाइवर्सिफिकेशन होता है कंट्रोल में। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, कि भाई आप अकाउंटेबल रहते हो, जो पब्लिक के लिए आप अकाउंटेबल हो, कि जो बिजनेसमैन है, अगर कंपनी कोई भी पर्सन है वो कंपनी जो है इनकॉर्पोरेट करता है, पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है फॉर द पब्लिक। फ्रॉड पॉसिबिलिटी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा रहती है, तो इस तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, जो चैप्टर नंबर 2 था, अबाउट द लीगल पर्सनैलिटी, लीगल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। तो हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारा चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे टाइप्स ऑफ कंपनी के ऊपर स्टार्ट करके यहाँ पर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।